अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिनेवा कन्वेंशन, ये वर्ड आप न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे, स्पेशली ऐसी न्यूज़ में जहां दो कंट्रीज वॉर में हैं, जंग लड़ रही हैं। ऐसी जगह पे जहां बुक्स में आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री रिलेटेड या फिर मूवीज़ में जो कि वार रिलेटेड है। और ये जिनेवा कन्वेंशन आखिर वार रिलेटेड चीज़ों में ही बार बार क्यों इसका जिक्र मिलता है, हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में जिनेवा कन्वेंशन पर। ये क्या है, किसने बनाया और क्यों बनाया, और अगर कोई कंट्री जिनेवा कन्वेंशन के रूल को फॉलो नहीं करती तो क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है स्विट्जरलैंड से लगभग 150 साल पहले, हेनरी डुनांट। शायद से मैं इस आदमी का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा क्योंकि हेनरी को वो लोग आनरी और डुनांट के एंड पे टी साइलेंट होता है, तो आनरी डुनांट। बहरहाल जो भी है, यह आदमी स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में पैदा हुआ, वहां पे पला बड़ा। ये एक अच्छे घर से था, यानी कि बहुत इसके पेरेंट्स रिच थे। अमीर होने के साथ साथ इसको गरीब लोगों के साथ बहुत हमदर्दी थी। जिनेवा के गरीब लोगों को जो ज़िंदगी में तकलीफ और स्ट्रगल होती थी, ये उनका साथ देता था और अपने शहर के जेल में जाता था, वहाँ पर लोगों की हेल्प करता था। उनको जो ज़रूरतें होती थी वो पूरी करने की कोशिश करता था। और साथ साथ ये आदमी प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा कर रहा था, बिजनेस में था, तो इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो कहानी बदली साल 1859 में, जब ये फ्रांस के एक रूलर नेपोलियन दी थर्ड से मिलने के लिए गया। इसको बिजनेस के सिलसिले में कोई बात करनी थी, तो इसलिए ये पर्सनली उसको मिलने के लिए गया। याद रखें, ये नेपोलियन वो नेपोलियन नहीं है जिसको हम सब जानते हैं, जो बहुत पॉपुलर है। उस नेपोलियन का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, और ये नेपोलियन के भाई का बेटा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा है। तो ये उस वक्त इटली में था, वहाँ एक मिलिट्री कैंपेन कर रहा था, यानी कि जंग में इन्वॉल्व था। तो जब हेनरी डुनांट वहाँ पर गया और इसने वहाँ पर एक लड़ाई होते हुए देखी अपनी आंखों के सामने। ये पहली बार थी कि जब अपने सामने हेनरी को लड़ाई होते हुए देख रहे थे, और इसने वहाँ पर देखा कि लोगों को चोट लगी हुई है, किसी को गोली लगी हुई है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मरा पड़ा है, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा। और जिसने जब बैटरफील्ड का नज़ारा देखा तो इसके होश उड़ गए। तब इसको अंदाज़ा हुआ कि एक लड़ाई कितनी ख़तरनाक हो सकती है। तो इस वाक़े ने, इस पूरे एपिसोड ने हेनरी को बहुत इन्फ्लुएंस किया, और वापस आकर उसने एक बुक लिखी जिसका उसने नाम रखा ए मेमोरी ऑफ सल्फरीनो। और इस बुक में हेनरी ने दो चीज़ें लिखी, एक ये कि एक लड़ाई कितनी ट्रेजिक हो सकती है, और सिर्फ वही लोग इसके बारे में जान सकते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं बैटलफील्ड में, और वो एक लड़ाई कितनी खतरनाक हो सकती है। और हम और आप जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये कभी भी नहीं जान सकते कि एक लड़ाई कितनी दर्दनाक, कितनी पावरफुल और ख़तरनाक हो सकती है। और दूसरा उसने जो बात कही वो एक्चुअली में एक सजेशन थी, जिसमें उसने ये कहा क्यों ना हम एक ऐसी तंजीम बनाएं जो दो पार्टीज लड़ाई में इन्वॉल्व हैं वो उनके ऊपर हमला ना करें, और इस तंजीम के लोगों को जो गिरे हुए हैं उनकी मदद करने का मौका मिल जाएगा। इसने आगे सुजेशन को और डिस्क्राइब किया, और इसने कहा कि हमें दो चीज़ें करनी होगी। एक ये कि हमें एक गवर्नमेंट रिलीफ बनाना होगा, ऐसी एजेंसी बनानी होगी जो उन लोगों की बैटलफील्ड में जाकर मदद करे, और दूसरा ये कि ये जो एजेंसी बैटलफील्ड में होगी, लोगों की मदद कर रही होगी, कोई भी पार्टी इसके ऊपर हमला नहीं करेगी, इसको न्यूट्रल मानेगी। डुनांट की इस बुक के सजेशन का इतना असर हुआ कि अगले साल ही एक कमेटी बिठाई गई जिसमें यह डिसाइड करना शुरू किया गया कि आखिर ये इन सजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये जो उस वक्त डिसाइड किया गया था, ये जो एजेंसी बनाई गई थी, ये आज भी बहुत सारे मुल्कों में एक्टिव है, और इसका नाम है रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस का नाम आपने अक्सर वार रिलेटेड चीज़ों में सुना होगा, और आपने इसका लोगो भी देखा होगा। इस तरह 12 मुल्क एक जगह पर आए और उन्होंने एक समझौता साइन किया, और इस समझौते को कहते हैं द फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन। और ये साइन किया गया साल 1864 में। जिस फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, जिसमें ये कहा गया कि जो सोल्जर लड़ाई में इन्वॉल्व है, अगर वो गिर चुके हैं, जख्मी हैं, तो उनको टॉर्चर नहीं किया जाए, उनको अननेसेसरी तकलीफ ना दी जाए। और दूसरा ये कि आपके दुश्मन के फौजी अगर उनको चोट लगी है, वो बैटलफील्ड में गिर चुके हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको भी मेडिकल ट्रीटमेंट दें, हालांकि आप बाद में उनको प्रिजन ऑफ वार यानी कि जंगी कैदी बना सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनकी हेल्प करें, उनको ट्रीटमेंट करें। तीसरा और अहम पॉइंट ये कि एक इम्पार्शियल एजेंसी बनाई जाए रेड क्रॉस की तरह, जो बैटल फील्ड में जाकर लोगों की मदद करे, और जब ये मदद कर रही हो तो इनके ऊपर हमला ना किया जाए, और मजहबी लिहाज से जो लोग वार में इन्वॉल्व हैं उनको कैप्चर ना किया जाए, उनके ऊपर किसी भी तरह का तशद्दुद ना किया जाए।
फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन साल 1864 में साइन किया गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, ऐड करने की ज़रूरत थी। और फिर 906 में फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन में और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की गई, ऐड की गई। और फिर वर्ल्ड वार शुरू हो गई 1914 से लेकर 1918 तक, जिसके बाद देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन में ऐड हैं, लेकिन उनको ढंग से जंग में फॉलो नहीं किया गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वार में, जंग में होती हैं, लेकिन उसको फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन में कवर नहीं किया गया। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और ज़्यादा अपडेट्स की गई फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन में। जिन लोगों को आप कैप्चर कर लेते हो उनको कैसे रखा जाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह से और अपडेट्स की गई 1929 में फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन में। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होगी। जर्मनी ने 1929 में फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन को साइन तो किया था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी तो जर्मनी ने सिविलियंस को, जो कि वार में इन्वॉल्व नहीं थे, यानी कि ज्यूज को पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा, वहाँ पर उनके ऊपर टॉर्चर किया और उनके ऊपर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए। तो फिर देखा गया कि फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन और भी बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं कर रहा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में सब मुल्क इकट्ठे हुए और साल 1949 में सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन लिखा गया, जिसमें लिखा गया कि दो मुल्क जब आपस में लड़ रहे हों, बल्कि जो स्टेचेस जंग में इन्वॉल्व नहीं है उनको भी परेशान नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर भी अटैक नहीं किया जाएगा। और इस सेकंड जिनेवा कन्वेंशन में ये भी ऐड किया गया कि अगर नेवी की लड़ाई हो रही है, दो शिप्स आपस में लड़ रही हैं, एक शिप डूब रही है, तो उसके जो सेलर्स हैं जो डूब रहे हैं पानी में, दुश्मन की नेवी के का ये हक बनता है कि वो उनको वो पानी से निकाले, उनका ट्रीटमेंट करे। और ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई सेकंड जिनेवा कन्वेंशन में, जिसमें और बहुत सारी डेफिनेशंस और चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जिसमें कहा गया कि आप केमिकल वेपन यूज़ नहीं कर सकते, आप ऐसे लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते जो जंग में लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। और इन कन्वेंशन में ये भी लिखा गया कि मान लीजिए कि आपका जहाज़ आप दूसरे कंट्री में इंटर हो गया है और वहाँ पर वो तबाह हो गया है और जो पायलट है वो जहाज़ से अलग हो गया है और वो पैराशूट के ज़रिए नीचे आ रहा है, तो आपके एनिमी कंट्री को, दुश्मन कंट्री को ये हक नहीं बनता कि वो उसके पैराशूट को शूट करे या उस बंदे को गोली मारे, बल्कि उसका ट्रीटमेंट करे। और आज एक 196 कंट्री ने इन कन्वेंशन को साइन किया हुआ है। और ये जो जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशन हैं ये इस बात को मानते हैं कि वो जिनेवा कन्वेंशन के रूल को फॉलो करेंगे। और ये तो बात हो गई कि फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन क्या थे। और हम कहानी के दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि आखिर जिनेवा कन्वेंशन को क्यों, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने अक्सर सुना होगा कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, यानी मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो क्या रियलिटी में भी सब जायज़ होता है जंग में? ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर हकीकत में भी ये जायज़ होता तो जब दो मुल्कों के आपस में लड़ाई हो रही होती है, अगर एक मुल्क ज़्यादा पावरफुल हो तो वो दूसरे मुल्क को कैप्चर कर लेगा कुछ भी तरीके का इस्तेमाल करके, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि आज के ज़माने में कहीं भी जो लड़ाई हो रही होती है वो दो मुल्कों के दरमियान नहीं होती। आपको नज़र तो ऐसे ही आ रहा होता है, हकीकत में एक्टिवली तो दो मुल्क ही आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे मुल्क, पूरी दुनिया उनके ऊपर नज़र रखे हुए होती है, उनको देख रही होती है कि कोई बंदा जिनेवा कन्वेंशन के रूल को ब्रेक तो नहीं कर रहा, कोई कंट्री उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रही। और ये सब लोग जो आपके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं, अगर कोई जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करे तो ये आपके अगेंस्ट, आपके मुखालिफ जा सकते हैं, बल्कि आपके जो दुश्मन मुल्क है उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। और यही जिनेवा कन्वेंशन के बनाने का पर्पस था, मकसद था कि कुछ रूल सेट किए जाए जिनको सब कंट्रीज, मुल्क जो है वो जंग के दौरान फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बॉक्सिंग मैच हो रहा है जिसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से बॉक्सिंग से मार रहे हैं, लेकिन एक रूल सेट किया गया है कि कोई भी खिलाड़ी कमर के नीचे नहीं मारेगा। तो एक खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को कमर के नीचे नहीं मारेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो मारेगा तो अगला खिलाड़ी भी यही करेगा। तो इसलिए कमर के नीचे मार खाना किसी को भी पसंद नहीं, तो कोई भी ये नहीं करना चाहेगा। और अगर कोई करेगा तो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन हो जाएगी। इस तरह ऐसे ही अगर दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं तो कोई कंट्री भी ये नहीं चाहेगा
कि वो जिनेवा कन्वेंशन के रूल्स को तोड़े, और वो यही इसको अवॉइड करेगा, वो यही कोशिश करेगा कि वो जिनेवा कन्वेंशन के अंदर रहकर ही लड़ाई करे। और अक्सर आप लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि क्यों नहीं आप न्यूक्लियर वेपन्स चलाकर ही अगले को ख़त्म कर देते। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे तो गारंटी समझे कि अगला मुल्क भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। अच्छा, अगर इसके बावजूद कोई रूल को ब्रेक करता है तो क्या होगा? कुछ मुल्कों के अंदर ही एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है इस कानून का कि जिसमें अगर कोई फौज दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करती है, रूल को ब्रेक करती है, तो वो उसको खुद ही सजा देते हैं, जो कि इस बात की गारंटी होती है कि हम जिनेवा कन्वेंशन के रूल को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। और अगर ऐसा होता है कि किसी मुल्क की फ़ौज ने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला किया, उसने रूल को ब्रेक किया, वहाँ जाकर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, तो उसके बावजूद भी अगर वो मुल्क अपनी फ़ौज को सज़ा नहीं देता तो क्या होगा? तो इसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद जितने भी मुल्क हैं वो उस मुल्क के ऊपर प्रेशर डालेंगे, उसको आप कहेंगे कि अपने फ़ौजियों को सज़ा दो। अगर वो सज़ा नहीं देता तो वो सारे मुल्क मिलकर उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। इस तरह जिनेवा कन्वेंशन एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंट्री जो कि बहुत पावरफुल है उसके खिलाफ दूसरी कंट्री एक्शन नहीं ले पाती, वो नहीं उसके खिलाफ जाना चाहती, वो उससे डरती हैं। तो ऐसा भी होता है कि जो बहुत पावरफुल कंट्री है वो जिनेवा कन्वेंशन के रूल को ब्रेक करके भी बच जाती है। लेकिन जिनेवा कन्वेंशन एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, जिसके ज़रिए पिछले 150 साल में बहुत सारे फौजियों की जान बची। बहुत सारे लोग जो कि जंग के दौरान जख्मी थे उनको ट्रीटमेंट मिल पाया, बहुत सारे वेपन्स को बैन किया गया, टॉर्चर को बैन किया गया। और इस तरह बहुत सारे लोगों को इस वक्त में जिनेवा कन्वेंशन की वजह से एक ऐसी लाइफ मिली जो कि जिनेवा कन्वेंशन ना होता तो वो नहीं जी पाते। जिंदगी की सितमगढ़ी देखें कि हेनरी डुनांट, जिसको 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था, जब वो मरने का टाइम आया, जब उसकी डेथ का टाइम करीब आया, तो वो इंसान बहुत गरीब हो चुका था और आज भी उसका नाम बहुत अनसुना सा लगता है। हम में से बहुत सारे लोग उसका नाम तक नहीं जानते। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिनेवा कन्वेंशन में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची, वो ऐसी ज़िंदगी जी पाए, ऐसी चीज़ें देख पाए जो कि जिनेवा कन्वेंशन होता तो वो ना देख पाते। वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।